नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन अभ्यासक्रम में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के विषय हिंदी की, जिनके अंतर्गत लेखन विभाग का हमारा एक टॉपिक है, जिनकी आज हम समझूती प्राप्त करेंगे, जिनका नाम है कहानी लेखन। आप सभी कहानी लेखन के बारे में जानते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अच्छे से कहानी लिख नहीं पाते हैं और जितने अंक होते हैं उन्हें अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो उनकी क्या वजह हो सकती है, तो उनके बारे में हम देखें तो उनकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आखिर कहानी किसे कहते हैं, या तो कहानी किस तरह लिखी जाती है, कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। उनकी समझूती ना होने की वजह से वे अच्छे से कहानी नहीं लिख पाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि कहानी किसे कहते हैं, यानी कि कहानी का अर्थ क्या है, कहानी की कौन कौन सी विधियाँ होती है, या कहानी लिखते समय हमें कौन कौन सी ज़रूरी बातों को समझना चाहिए या तो ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम अच्छे से कहानी लिख सकें। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर कहानी किसे कहते हैं, कहानी का अर्थ क्या है, कहानी किस तरह लिखी जाती है। तो कहानी की बात करें तो कहानी उसे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन करना ही कहानी के अंतर्गत आता है। घटना यानी घटना का क्या मतलब है, तो चाहे हमने कोई भी घटना देखी हो या सुनी हो, उनका सरल शब्दों के माध्यम से सजीव रूप में उन घटना को प्रस्तुत करना ही कहानी कहा जाता है। यानी कि भूतकाल में जो घटना बन चुकी है उनके आधार पर ही हमें कोई कहानी का वर्णन करना है, यानी कहानी लिखनी है। तो उस भूतकाल की घटना का वर्णन करना है जिसे हम कहानी के रूप में पहचानते हैं। उसी तरह हम कहें तो मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन कहानी के अंदर आता है, जिसे हम कहानी के रूप में पहचानते हैं। तो हम बात करें तो कहानी लेखन एक कला भी है। कहानी केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि अनुभव पर आधारित शिक्षा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन भी है। एक कहानी वही समझी जाती है जो सरल, सरस, सजीव और रोचक हो। कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है कि कहानी सुनते समय या लिखते समय हमारे मन में काल्पनिक दृश्य सामने आ जाने चाहिए, तो ही वे एक सरल कहानी मानी जाती है। इसी तरह कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक श्रेष्ठ विद्या मानी गई है। कहानी लिखना, सुनना सबको पसंद है, तो हमें कहानी किस तरह लिखनी चाहिए या तो कहानी लिखते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उनको भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कहानी लेखन एक कला के रूप में पहचानी गई है। तो हम कहें यहाँ भी लिखा हुआ है कि हिंदी के प्रश्न पत्र में एक कहानी लेखन का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें एक कहानी की रूपरेखा यानी ढांचे दिए जाते हैं और उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए हमें पूछा जाता है। इस कहानी को शीर्षक देना और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख यानी बोध को लिखना आवश्यक है, यानी जरूरी है। हम देखें तो पेपर में हमें इस तरह से सूचनाएं दी जाती है कि रूपरेखा यानी कुछ ढांचे मुद्दे हमें दिए जाते हैं, उनको समझकर क्रम के अनुसार पूरी घटना का वर्णन करके हमें कहानी लिखनी है। और जो कहानी हमने लिखी है उनका हमें एक शीर्षक भी देना है और उस कहानी के आधारित उनमें से मिलने वाली सीख यानी बोध को भी हमें क्या करना है, लिखना है। इस तरह हम शीर्षक, रूपरेखा के आधारित कहानी का विस्तार और सीख लिखकर पूरे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को लिखने के लिए उनके कुछ नियम है, यानी कि कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जिनकी वजह से हम हमारी कहानी को सरल, सहज और सजीव बना सकते हैं। यहाँ पर हम देखें तो कहानी लेखन की कुछ विधियाँ भी हैं, यानी कि आप बचपन में लिखते आए हैं, चित्रों के आधारित कहानी लिख कर आए हैं, या कोई अपूर्ण कहानी दी जाती है जिनको पूर्ण करने के लिए पूछा जाता है। कुछ चित्र है उनको समझकर कहानी लिखनी होती है, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ढांचे दिए गए होते हैं, कुछ मुद्दे हमें दिए गए होते हैं पेपर में, जिनको समझकर हमें उस कहानी का विस्तार करना होता है।
तो विद्यार्थी मित्रों, हम देखें तो 12वीं कक्षा में हमें ज़्यादातर रूपरेखा वाली कहानी पूछी जाती है, यानी कि कुछ ढांचे पेपर में दिए गए होते हैं। उन सभी ढांचों को समझते हुए हमें उस कहानी को लिखना होता है, उनका शीर्षक भी देना होता है और उस कहानी से मिलने वाली सीख को भी लिखना होता है। उनके अपने अपने मार्क्स हैं और उसी तरह पूरी कहानी लिखी जा सकती है। तो हमने देखा कि परीक्षा में हमें रूपरेखा यानी ढांचों के आधारित कहानी ही पूछी जाती है। तो इस कहानी को लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, उनको भी हम क्या करेंगे, यहाँ समझ लेते हैं। आप देखेंगे तो आपके सामने कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जिनको ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, कहानी को लिखना है या तो समझना है। हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ दिए गए सभी पॉइंट को समझते हुए हम देखेंगे कि हमें किस तरह से अच्छे से कहानी लिखनी है। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले तो हमें कहानी की रूपरेखा को भली भांति समझ लेना है। आपको पेपर में जो कहानी के ढांचे दिए गए हैं, आप क्या करेंगे, उनको सबसे पहले सभी ढांचों को पढ़ लेंगे। यदि एक बार में समझ में ना आए तो 2-3 बार उन सभी ढांचों को पढ़ लेंगे, यानी उन रूपरेखा को पढ़ लेंगे। फिर क्या करेंगे, अपने मन में उस कहानी को किस तरह से लिखना है उस विषय को समझ लेंगे। पूरी रूपरेखा को पढ़ लिया, फिर हम क्या करेंगे, उनका विस्तार करेंगे। कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला पॉइंट समझ में आ गया, लिखना शुरू कर दिया, दूसरा पॉइंट समझ में आया, लिखना शुरू कर दिया, फिर उनके बाद के पॉइंट समझ में नहीं आते हैं, उनको छोड़ देते हैं। अंत के पॉइंट समझ में आते हैं तो उनके आधारित कहानी बनाना शुरू कर देते हैं, परंतु यह गलत बात है। कहानी लिखते समय हमें उनके सभी पॉइंट को क्रम के अनुसार उनका विस्तार करना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले एक पॉइंट लिख दिया, फिर अंतिम पॉइंट लिख दिया, फिर याद आया कि नहीं दूसरा पॉइंट इस तरह लिखना है, उनको लिखा नहीं। कहानी लिखते समय हमें रूपरेखा में जितने पॉइंट दिए गए हैं उनको क्रम के अनुसार उनका विस्तार करना होता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कहानी के ढांचे में दिए गए हैं उनको भली भांति पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और अपने मन में तय कर लेंगे कि हमें कौन से विषय पर कहानी को लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, जो ढांचे हमें दिए गए हैं उनके आधारित हम कहानी को अपने मन में उनके विषय को पहचान लेंगे, तो साथ साथ उनका शीर्षक क्या हो सकता है उनको भी हम तय कर लेंगे। क्योंकि जब भी कहानी हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें उनका शीर्षक लिखना होता है। फिर उनके बाद हम क्या करेंगे, एक के बाद एक परिच्छेद के आधारित कहानी का विस्तार करना है। तो जब हम रूपरेखा पढ़ते हैं उसी वक्त हमें तय कर लेना है कि इस कहानी का शीर्षक हम कौन सा दे सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है कि रूपरेखा का विस्तार, जो हमें पॉइंट दिए गए हैं उनमें एक एक पॉइंट को समझते हुए क्रम के अनुसार पूरी कहानी लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक गांव था, उनमें हमें उस गांव से यह सीख मिली, फिर हम पूरी कहानी को आगे लिखेंगे, नहीं, पूरी कहानी को पॉइंट के आधारित क्रम के अनुसार लिखेंगे। यह कहानी में हम मनुष्य के जीवन की कोई न कोई घटना को लिखते हैं तो वह घटना कहाँ पर हुई है उस जगह का नाम बताएं, कौन से लोगों के बीच हुए उस व्यक्तियों के पात्रों के नाम बताएं, पात्रों के बीच जो बातचीत हो रही है उनको संवाद के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाएं, उनके संबंधों को अवतरण चिन्हों में लिखिए। फिर हम बात करें तो जो विषय है उनको ध्यान में रखकर ही हमें कहानी का विस्तार करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जिस कहानी का विस्तार कर रहे हैं उनका विषयांतर तो नहीं हो रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कहानी का विस्तार करना है। यहाँ लिखा है कि कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करो। कहानी के स्थान और पात्र आदि के नाम भी बना दीजिए। आप जिस जगह का वर्णन कर रहे हैं उस जगह का कोई नाम भी दे दीजिए। उनमें जितने पात्र हैं उन पात्रों के नाम भी दे दीजिए। मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कहानी लेखन है उनमें हमें भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए लिखना है। निबंध की तरह हमें उनमें वाक्यों का विस्तार नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, मुख्य जो घटना हुई है उनको संक्षेप में वर्णित करते हुए कहानी को आगे बढ़ाएंगे। फिर पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखेंगे। यदि पूरी कहानी में जितने पात्र हैं उनको हम क्या करेंगे, उनके नाम दे देंगे, यानी कि पात्रों के नाम के आधारित कहानी को समझने में सरलता रहती है और वह घटना जहाँ बनी हुई है उस घटना का नाम देने से भी कहानी को समझने में सरलता मिलती है। तो हम क्या करेंगे, पात्रों के भी नाम दे देंगे
उनकी बातचीत में संवाद को भी अच्छे से लिखेंगे। फिर और भी कई ऐसी अन्य बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कहानी लिखते समय, यानी कि कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। हम जो कहानी लिखते हैं वह किसी घटना के आधारित लिखते हैं, तो वह घटना भूतकाल में ही बनी हुई होगी। तो हमें कहानी लिखते समय याद रखना है कि वह घटना कोई ना कोई भूतकाल में बनी होनी चाहिए, जिनके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। फिर पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में बांटनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरी कहानी एक ही परिच्छेद में लिख देते हैं, एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। कहानी लिखते समय हमें एक के बाद एक परिच्छेदों के आधारित कहानी को लिखना है। यानी कि शुरुआत हम कहानी की कैसे करेंगे, तो कोई गांव का परिचय देकर करेंगे, कोई नगर का परिचय देकर करेंगे, फिर पात्रों का परिचय देकर करेंगे। और जहाँ पॉइंट बदलता है, कहानी के एक पॉइंट बदलते हैं, वहाँ हम नए परिच्छेद का प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम परिच्छेद में कोई बातों को लिखते हैं, यानी कि समझ लीजिए वाक्य समाप्त होता है तो पूर्ण विराम करेंगे। यदि कोई व्यक्ति, कोई पात्र सम्मान को उच्चारता है, यानी कि सम्मान बोलता है, तब हम उनके वाक्यों को कोटेशन में यानी कि अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। जहाँ जरूरी लगे हम अल्प विराम करेंगे। प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न चिन्ह की निशानी करेंगे। इस तरह हमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना है। तो साथ साथ हम देखें कि कहानी के शीर्षक की बात और उनके सीख की बात। तो कहानी का शीर्षक हम किस आधारित लिख सकते हैं, तो कहानी के मुख्य पात्र जो होते हैं, या तो कहानी का कोई ऐसा प्रसंग है, या तो इस कहानी से हमें जो सीख मिल रही है, संदेश मिल रहा है, उनके आधारित भी हम कहानी का शीर्षक लिख सकते हैं। तो हम कहें कि कहानी को उपयुक्त व छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। हमें लंबे लंबे वाक्यों में कहानी का शीर्षक नहीं देना है। कुछ छोटे छोटे शब्दों के आधारित, यानी कि कम शब्दों में भी उनकी गहराई अधिक हो, ऐसे कम शब्दों में या तो कम वाक्यों में हमें कहानी का शीर्षक लिखना है। उनमें चाहे आप कोई घटना या तो प्रसंग के आधारित लिख सकते हैं, पात्र के नाम के आधारित लिख सकते हैं, पात्र के गुण के आधारित लिख सकते हैं, या कहानी के संदेश के आधारित भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमें शीर्षक कम शब्दों में लिखना है और फिर भी प्रभावशाली लिखना है, कि शीर्षक को पढ़कर ही हमें पता चल जाए कि इस कहानी में कौन सी बात को, कौन से विषय को समझना है। और हमें खास याद रखना है, शीर्षक लिखना ही है और कहानी की शुरुआत से पहले ही लिखना है। यदि हम शीर्षक नहीं लिखते हैं तो उनके अंक हमें नहीं प्राप्त होते हैं। तो इस बात को याद रखना है कि कहानी की शुरुआत में ही हम कहानी के विषय के अनुरूप ही शीर्षक लिखेंगे, उसमें हमें विषयांतर नहीं करना है। जिस विषय पर हम कहानी लिख रहे हैं उनके आधारित ही, उस विषय को ध्यान में रखते हुए ही उस कहानी का शीर्षक लिखना है। और जब आप शीर्षक लिखते हैं तो आप उस शीर्षक को एक अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। उनके बाद हम देखते हैं कि सीख यानी बोध। पूरी कहानी हम लिखते हैं, शुरुआत गांव के, नगर के परिचय से करते हैं, फिर उनमें पात्रों के नाम आदि लिखते हैं, पात्रों के संबंधों को अवतरण चिन्हों के माध्यम से अच्छे से प्रकट करते हैं। फिर अब हम बात करते हैं कहानी के अंत समय की। तो उस कहानी के आधार से हमें कौन सी सीख प्राप्त हुई, यानी हमें उस कहानी से क्या समझना है या तो क्या सीख मिलती है, उनका अंत करते हुए पूरी कहानी के अंत में हम सीख लिखेंगे। और जो हम सीख लिखेंगे वह 2 या 3 वाक्यों में पूरी कहानी से हमें क्या सीख प्राप्त होती है, क्या संदेश प्राप्त होता है, उनको कम शब्दों के माध्यम से लिखेंगे। और कहने का पूरा तात्पर्य उसमें समा जाए, उसी तरह सरल और कम वाक्यों के आधारित कहानी की सीख लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि कहानी से मिलने वाली सीख 1-2 वाक्यों में ही लिखनी चाहिए। फिर अंतिम बात हम करते हैं पॉइंट की, तो कहानी लगभग 15-20 पंक्तियों में ही लिखनी चाहिए। कहानी की भाषा शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए। कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए और लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। अंतिम पॉइंट है कि कहानी लगभग 15 से 20 पंक्तियों में ही लिखनी चाहिए, क्योंकि कहानी को हम कहें तो निबंध की तरह नहीं लिखना है, परंतु जो विषय दिया गया है, जिस विषय पर हमें कहानी लिखनी है, कम शब्दों में पूरी कहानी को लिखना है। इसलिए हम क्या करेंगे, उनकी भाषा किस तरह की हम रखेंगे, सरल शब्दों में भी कम शब्दों के आधारित कहने का पूरा तात्पर्य समा जाए, उसी तरह हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। कहीं कहीं पर हमें ज़रूरी लगे तो
शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है और तो साथ साथ कहीं कहीं ज़रूरी लगे तो मुहावरे कहावत का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और हमारी जो भाषा है वो बोलचाल की भाषा न होकर शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है, सरल शब्दों का प्रयोग करना है। कम वाक्यों के आधारित पूरी कहानी का तात्पर्य समझ जाए उसी आधारित हमें शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना है। फिर हम कहें कि कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। कुछ बच्चों के अक्षर अच्छे न होने की वजह से पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करेंगे, कहानी लिखते समय ज़्यादा गलतियाँ ना करें, वर्तनी की गलतियाँ ना करें, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें, भाषा की सरलता को और शुद्धता को समझें, अक्षरों की लिखावट को हम समझें, यानी कि जो वाक्य हम लिखते हैं उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें पता चले कि यहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग है, यहाँ एक वाक्य पूर्ण होता है। उनके आधारित स्वच्छता को ध्यान में रखेंगे और सुंदर अक्षरों से उनकी लिखावट करेंगे। शीर्षक है तो उनको अलग से हम दिखाएंगे। पूरी कहानी को 2-4 परिच्छेदों के माध्यम से हम उन्हें लिखेंगे। सीख को भी हम अलग से लिखेंगे ताकि पूरी कहानी को हम स्पष्ट रूप से पढ़ और समझ सकें। और लिखने के बाद पूरी कहानी को क्या करना है, 1-2 बार पढ़ लेना है ताकि कुछ हमसे गलतियाँ नहीं हुई है उनको हम समझ सकते हैं, या तो कहानी लिखते समय कहीं विषय के अनुरूप ही हमने शीर्षक और सीख लिखा है, पूरी कहानी लिखी है कि नहीं, इस बात को भी एक बार समझ लेना है। कहीं कहीं पर लिखते समय हम विषयांतर तो नहीं हो गए हैं, इनको भी पढ़कर समझ लेना है। और पूरी कहानी हमें जितने अंक दिए गए हैं उनके आधारित उनको ध्यान में रखकर ही लिखना है। हमें लंबे चौड़े वाक्यों के आधारित कहानी को नहीं लिखना है, यानी निबंध को हम जिस तरह विस्तार के रूप में लिखते हैं उसी तरह हमें कहानी को नहीं लिखना है। कम शब्दों और कम वाक्यों के माध्यम से पूरी कहानी का तात्पर्य समझ जाए उसी आधारित कहानी को लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहानी लिखते समय हमें कौन कौन सी जरूरी बातों को ध्यान में रखकर लिखना है। उन सभी पॉइंट की चर्चा आज हमने यहाँ पर की है और उनको ध्यान में रखकर ही आप क्या करेंगे, परीक्षा में या तो अपनी नोटबुक में जो कहानी आपको दी जाए या पूछी जाए उनको लिखना है। कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातों को आप ध्यान में रखेंगे वे सभी पॉइंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और उनको समझकर ही आप क्या करेंगे, कहानी लिखेंगे और परीक्षा में अच्छे क्रमांक प्राप्त करेंगे। तो एक उदाहरण के आधार पर हम देखते हैं कि कहानी किस तरह लिखी जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ रेखा बिंदु, यानी कि हम कहें कि रूपरेखा यहाँ दी गई है। हमारे जो ढांचे हैं, पॉइंट है, वे हमें यहाँ पर दिए गए हैं। परीक्षा में आपको इसी तरह कुछ ढांचे दिए जाएंगे और आपको सूचना दी जाएगी कि इन ढांचों को पढ़कर उनको ध्यान में रखते हुए कहानी लिखिए और उनका उचित शीर्षक और सीख भी लिखिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट था कहानी लिखते समय याद रखने की बातों में कि पूरे पॉइंट को आप एक बार पढ़ लेंगे, यानी एक सुहावना वन है, इंद्र का कोई आगमन है, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर भगवान का खुश होना है, लेकिन एक आश्चर्य उन्हें होता है, एक सूखे वृक्ष पर एक दुखी तोता बैठा हुआ है। वे उन्हें प्रश्न करते हैं, हरे भरे वृक्षों को छोड़कर इसी वृक्ष पर क्यों हो? तो उन्हें उत्तर प्राप्त होता है कि यह वृक्ष पहले हरा भरा और फलों फूलों से संपन्न था, अब बुरे दिनों में हम उनका साथ कैसे छोड़ दें? भगवान का उन्हें वरदान मिलता है और सीख। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जितने पॉइंट दिए गए हैं एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट, इस तरह पूरी कहानी का विस्तार करेंगे। सबसे पहले हमने पूरे पॉइंट को एक बार पढ़ लिया है, समझ लिया। अब हम उनके आधारित क्या करेंगे, शीर्षक को तय करेंगे। फिर यहाँ जितने पॉइंट दिए गए हैं सभी पॉइंट को एक के बाद हम क्या करेंगे, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। सभी पॉइंट को अलग अलग परिच्छेदों के माध्यम से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि इनका विषय कौन सा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक वन की बात की गई है, आप चाहे कोई भी वन का नाम लिख सकते हैं। फिर वहाँ इंद्र का आगमन होता है और उन्होंने देखा कि वन की प्राकृतिक सुंदरता काफ़ी खिली हुई है, परंतु उनको देखकर भगवान अति खुश हो जाते हैं। परंतु उन्होंने देखा कि एक वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ है, दुखी तोता बैठा हुआ है, एक वृक्ष सूखे वृक्ष पर तोता बैठा हुआ है। उन्होंने देखा कि उस वृक्ष पर ना फल है, ना फूल है, ना उनकी कोई सुंदरता है, फिर भी वह तोता सभी वृक्षों को छोड़कर उन पर बैठा हुआ है। तो वे क्या करते हैं, इंद्र उन्हें जाकर प्रश्न करते हैं कि तुम हरे भरे वृक्षों को छोड़कर
इसी सूखे वृक्ष पर क्यों बैठे हो? तब जो तोता उन्हें उत्तर देता है उनसे भगवान भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि यह वृक्ष भी पहले हरा भरा हुआ करता था और फल फूलों से संपन्न हुआ करता था। मैंने इस वृक्ष पर कई सालों तक निवास किया है। मैंने इस वृक्ष के कई फल खाए हैं, परंतु आज उनके बुरे दिन हैं। उन पर ना फल है ना उनकी सुंदरता है, तो उनके इन बुरे दिनों में मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन में सुख दुख के हर वक्त पर मेरा साथ दिया है। तो आज उनके बुरे दिन हैं तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं उनके उपकार को कैसे भूल सकता हूँ। तो इसी वजह से आज उनके बुरे दिन में मैं उनका साथ दे रहा हूँ। तो इस तरह हम पूरी कहानी के आधारित सीख को भी समझ सकते हैं और उनके शीर्षक को भी समझ सकते हैं कि इस कहानी को हम शीर्षक दे सकते हैं कि उपकार का बदला। उस सूखे वृक्ष ने जब वे हरा भरा था तब तोते को सहारा दिया था, उनका सुख दुख का सहभागी बना था, तो उन्होंने उनका उपकार किया था। तो आज उनके बुरे दिन है तो तोता क्या करता है, उनके बुरे दिन में उनको साथ देता है, उनके उपकार का बदला देता है। इसी वजह से हम इस कहानी का शीर्षक दे सकते हैं उपकार का बदला। तो पूरी कहानी के आधारित हमें सीख मिलती है कि कोई व्यक्ति यदि हमारे सुख दुख का साथी है और हमारे जीवन में हमेशा हमें मददरूप रहता है, तो उनके बुरे दिनों में हमें उनके उपकार को नहीं भूलना चाहिए और उनके आने वाले बुरे दिनों में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनका साथी बनना चाहिए। इस तरह पूरी कहानी को हम विस्तारपूर्वक लिख सकते हैं और अंत में हम उनकी सीख भी लिख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमने क्या किया, पहले पूरे पॉइंट को समझ लिया, उनके आधारित एक एक पॉइंट का हम परिच्छेद के आधारित विस्तार करेंगे। कहीं कहीं हमें ज़रूरी लगे हम मुहावरे लिखेंगे, कहावत लिखेंगे और पात्र जो है उनका नाम लिखेंगे, पात्रों के छोटे छोटे संबंधों को अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, शुद्ध और सरल भाषा में सुंदर स्वच्छ अक्षरों के आधारित पूरी कहानी को लिखेंगे और कहानी लिखने के शुरुआत में शीर्षक लिखेंगे और पूरी कहानी का विस्तार के बाद हम उनके बाद अंत लिखेंगे, यानी कि सीख लिखेंगे, कहानी से मिलने वाली सीख लिखेंगे। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों एक उदाहरण के माध्यम से हमने यहाँ समझा कि कहानी किस तरह लिखी जाती है या कहानी किसे कहते हैं, कहानी की विधियाँ कौन कौन सी है, जिनमें से हमें रूपरेखा के आधारित कहानी लिखने के लिए पूछा जाता है। तो उन रूपरेखा के आधारित कहानी लिखते समय हमें कौन कौन सी जरूरी बातों को ध्यान में रखकर कहानी को लिखना है, इन सभी बातों की जानकारी आज हमने यहाँ पर प्राप्त की है और एक उदाहरण के माध्यम से देखा कि हमें कहानी किस तरह लिखनी है। यहाँ पर जो रूपरेखा दी गई है उनके आधार पर आप अपनी निबंध की नोटबुक में यह कहानी लिखेंगे, यानी कि जिस कहानी को हमने अभी अभी समझा है उस कहानी को आप क्या करेंगे, अपनी निबंध की नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ रूपरेखा जो दी गई है वे पॉइंट लिखेंगे, उनके बाद शीर्षक और फिर पूरी कहानी का विस्तार करके अंत में कहानी की सीख लिखेंगे। इस तरह पूरी कहानी को आप अपनी निबंध की नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर अक्षरों के आधारित लिखेंगे। यहाँ पर हमारा कहानी लेखन का टॉपिक समाप्त होता है। अब जब भी आपको पेपर में कोई भी कहानी दी जाए या तो निबंध की नोटबुक में कोई भी कहानी लिखने के लिए दी जाए तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उस कहानी को लिखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।